स्टार्ट। जय हिंद गाइस, दिस इज राम सोनी फ्रॉम दीपिका क्लासेस। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं कि भारत शासन अधिनियम। कौन सा भाई? भारत शासन अधिनियम 1858 के बाद भारत में शासन में किस तरह से परिवर्तन आया। ठीक, आप सभी को पता है कि भाई इस अधिनियम के जरिए कंपनी रूल को एंड किया गया और इंडिया के अंदर क्राउन रूल स्टार्ट किया गया। ठीक, तो अब इसके अंदर हमारे यहाँ चेंजेस क्या है, आखिर इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन चलता कैसे था, हम वो देखे लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक ब्रिटिश साइड होगी और एक कैसी साइड होगी, इंडियन साइड होगी। बोलिए हाँ। ब्रिटिश साइड में जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो होते हैं किंग या फिर क्वीन। किंग या क्वीन की मदद करने के लिए होते हैं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की मदद करने के लिए होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो 1858 का जो एक्ट था, उस एक्ट के जरिए एक नई पोस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया जिसको कहा गया सेक्रेटरी ऑफ इंडियन स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ इंडियन स्टेट का मतलब है भारत सचिव। किसका गठन किया गया भाई? सेक्रेटरी ऑफ इंडियन स्टेट, या फिर इसे क्या कहा जाता है? भारत सचिव। अब जरा समझिएगा, ये सचिव शब्द से बरगलाना नहीं है ना, घबराना नहीं। सचिव का मतलब ये कोई सिविल सर्वेंट नहीं था, ये ब्रिटिश काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एक मिनिस्टर था। क्या था भाई? ब्रिटिश काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एक मिनिस्टर हुआ करता था, और इसकी मदद करने के लिए एक इंडियन काउंसिल नाम का या फिर भारत परिषद नाम का एक संगठन बनाया गया, एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया? भारत परिषद। ठीक, आप लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है ना, चाहो तो बात कर लो, नॉर्मल क्लास ही चल रही है। अब इंडियन साइड पे मैंने आपको बताया था एक एपेक्स ऑफिसर बैठेगा इंडिया पे जिसका नाम होगा वॉयसरॉय। क्या नाम होगा भाई? वॉयसरॉय। अच्छा, अब इसी वॉयसरॉय को गवर्नर जनरल भी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? गवर्नर जनरल भी कहा जाएगा आपका, यानी वॉयसरॉय एक साथ दो काम कर रहा होगा। एक होगा क्या? वॉयसरॉय, और एक क्या होगा? गवर्नर जनरल। मैंने आपको लास्ट ही क्लास में बताया था कि भाई आपका जैसे ही बंगाल का गवर्नर जनरल बना, तो बंगाल के गवर्नर का पोस्ट क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया। ठीक, लेकिन ऐसा यहां पर नहीं होगा। गवर्नर जनरल जो था वो भले ही वॉयसरॉय बन जाएगा, लेकिन उसकी पोस्ट क्या रहेगी? इंटैक्ट रहेगी, वो गवर्नर जनरल भी रहेगा। ठीक, अब गवर्नर जनरल की मदद करने के लिए कितनी तरह की संस्थाएं थी? एक थी लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधायी परिषद, और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कार्यपालिका परिषद। सभी समझ पे आ गया? कितनी परिषदें थी हमारे पास? दो परिषदें थी। अब वॉयसरॉय और गवर्नर जनरल का मैं कंफ्यूजन आपको दूर किए देता हूं। एक आदमी दो ही पदों पर कैसे काम कर रहा था? दरअसल वॉयसरॉय इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। वॉयसरॉय का मतलब क्या है? ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधि। यानी ये जो ऑफिसर होता था, कौन? वॉयसरॉय ऑफ इंडिया। जब ये ब्रिटेन में बात किया करता था, कहां बात किया करता था? ब्रिटेन में बात किया करता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंटरेक्ट करता था या आपकी ब्रिटिश पार्लियामेंट से इंटरेक्ट करता था, तब वो आपके वॉयसरॉय की हैसियत से करता था। किस हैसियत से करता था? वॉयसरॉय की हैसियत से करता था। जबकि जब वो इंडिया के अंदर रूल करता था, किसके अंदर रूल करता था? इंडिया के अंदर रूल करता था, यानी अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देता था। ठीक, तब वो किस नाम से किया करता था? गवर्नर जनरल। यानी जरा समझना, जब ये आदमी कहां बात करेगा? ब्रिटेन में बात करेगा, तब ये किस ओहदे से बात करेगा? वॉयसरॉय के ओहदे से। और यही आदमी जब कहां बात करेगा? इंडिया पे बात करेगा या इंडियंस को ऑर्डर देगा, अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देगा, तो किस हैसियत से देगा? गवर्नर जनरल की। सभी समझ पे आ गया? इस तरह से एक ही आदमी कितने पदों पर होगा? दो पदों पर होगा, मतलब उसका ओहदा अलग अलग हो जाएगा। जब वो ब्रिटेन जाएगा तो वाइसरॉय कहलाएगा, और जब भारत में रहेगा तो क्या कहलाएगा? गवर्नर जनरल। अब जरा समझना,
हम ये समझते हैं कि आपका इंडिया के लिए कानून बनता कैसे था और लागू कैसे होता था। ठीक, कि आखिर इंडिया के लिए जो लॉ बनते थे वो कैसे बनते थे और वो लॉ लागू कैसे किए जाते थे। ठीक है, अब लॉ बनने का जो फेस होता था, उस फेस की शुरुआत होती थी भारत परिषद से। कहां से भाई? इंडियन काउंसिल से शुरुआत होती थी कि इंडियन काउंसिल सबसे पहले इंडिया के लिए एक ड्राफ्ट बनाता था। क्या बनाता था? ड्राफ्ट बनाता था, यानी कानून का उसने खाका तैयार करके छोड़ दिया। ठीक, अब वो उस ड्राफ्ट को क्या करता था, भारत सचिव को दे दिया करता था। मैं इस पे नंबरिंग कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ पे आए। ठीक, वो इस ड्राफ्ट को किसको दे देता था? भारत सचिव को दे देता था। और भारत सचिव जो होता था, ठीक, अच्छा अब जरा समझना, भारत सचिव ब्रिटेन में बैठा हुआ है, बोलिए हाँ, वो लंदन पे बैठा हुआ है ना, क्या उसको कोई खोज खबर है भारत की? वो तो एक पॉलिटिकल आदमी है, उसको ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं है। तो वो क्या करता था, इस ड्राफ्ट को उठाकर भेज देता था किसके पास? वॉइसरॉय के पास। तभी समझ पे आ गया? यानी सबसे पहले किसने ड्राफ्ट तैयार किया? इंडियन काउंसिल ने। इंडियन काउंसिल ने किसको दे दिया? भारत सचिव को। और भारत सचिव ने वो ड्राफ्ट उठा के किसको भेज दिया? गवर्नर जनरल। ठीक, अब गवर्नर जनरल क्या करता था? अब जरा समझना, ये गवर्नर जनरल भी एक बहुत ही बड़े लेवल का ऑफिसर है, इसको भी उतना ग्राउंड रियलिटी का एहसास नहीं है। वो तो एक प्रकार का आपका डिसाइसिव बॉडी है। कैसी बॉडी है? डिसाइसिव बॉडी है, उसको ग्राउंड रियलिटी उतनी नहीं पता होती, वो तो सिर्फ डिसीजन करता था। ऐसी सूरत पे ये जो गवर्नर जनरल होता था, ये ड्राफ्ट अपने किसको दे देता था? जो उसके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी। अच्छा जरा समझना, अब उस समय तक लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता था। इसका रिप्रेजेंटेशन नहीं होता था इंडियंस का, तो ये प्योरली एक व्हाइट काउंसिल हुआ करती थी, पूरी तरह से सफेद लोगों से मिलकर बनी हुई, और वो उसको एडवाइस देते थे। क्या देते थे? एडवाइस। याद रखना, उस कानून को लेकर वो केवल सलाह देते थे। किसे? गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल के लिए उस सलाह को मानना जरूरी नहीं होता था। तो इसका तीसरा स्टेप क्या हुआ भाई? गवर्नर ने किसको उठा के दे दिया? लेजिस्लेटिव काउंसिल को। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या करती थी, यही प्रपोजल किसको लौटा देती थी? गवर्नर जनरल को। किसको लौटा देती थी? गवर्नर जनरल को। और उस पर जो भी चेंजेस करने होते थे वो अपने रिकमेंडेशंस के साथ किसको देती थी भाई? गवर्नर जनरल को, कि आप ये चेंजेस कर लीजिए। ठीक, अब गवर्नर जनरल क्या करता था, इन रिकमेंडेशंस में जो उसको ठीक लगते थे एक्सेप्ट करता था, और जो उसको खराब लगते थे उनको क्या कर देता था? रिजेक्ट कर देता था। और उस ड्राफ्ट को मॉडिफाइड करके फिर किसको भेजता था भाई? वो भारत सचिव को। अब ड्राफ्ट वापस किसके पास आया? भारत सचिव के पास आया। भारत सचिव उसमें जो भी चेंजेस होते थे वो कंसल्ट करता था वॉइसरॉय से, भाई ऐसा नहीं है, ऐसा कर लेते हैं। तो उन चेंजेस के अकॉर्डिंग वॉइसरॉय और भारत सचिव मिलकर वो चेंजेस करते थे, और फिर वो चेंजेस के साथ वो ड्राफ्ट रखा जाता था किसके पास? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। तभी समझ पे आ गया? अच्छा, अब जब वो ड्राफ्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास रखा जाता था, ऑडियो आ रहा है ना? ठीक, जब वो ड्राफ्ट किसके पास रखा जाता था? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास रखा जाता था, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उस पर चर्चा करती थी और उसे अप्रूव करती थी। क्या करती थी भाई? अप्रूव करती थी। और जैसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अप्रूवल मिलता था, तो वो ड्राफ्ट पहुंच जाता था ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास। किसके पास पहुंच जाता था भाई? ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये बीपी जो है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट है। ठीक, यानी इसका 7th स्टेप क्या हो गया? इसको कहां पेश किया गया? ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास पेश किया गया। अब जरा समझिएगा, आपका ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, अब यहां से लॉ मेकिंग की प्रोसेस का नया अध्याय शुरू होता था। ब्रिटिश पार्लियामेंट आप सभी जानते हैं एक बाइकैमरल पार्लियामेंट है। कैसी पार्लियामेंट है? बाइकैमरल पार्लियामेंट है, यानी द्विसदनात्मक विधायिका है, द्विसदनात्मक संसद है। तो ऐसी सूरत में क्या होता था कि ये जो प्रपोजल होता था, ठीक, ये या तो लोअर हाउस में या तो अपर हाउस में, किसी भी हाउस में रखा जाता था, और फिर दोनों ही हाउसेस से पास होने के बाद ये जाता था किसके पास?
किंग के पास। यानी इसका 8th स्टेप क्या हो गया भाई कानून बनने का? ये कहां पहुंच गया? किंग के पास पहुंच गया। और ये जैसे ही किंग के पास पहुंचता था और जैसे ही किंग इसको अप्रूव करते थे, तो ये जो ड्राफ्ट होता था या जो प्रपोजल होता था, अब वो क्या बन जाता था? एक एक्ट बन जाता था। क्या बन जाता था भाई? एक्ट। यानी यहां पर कानून बनाने की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाती थी? कंप्लीट हो जाती थी। अब जरा समझना, हम एक बार फिर से कानून बनाने की प्रोसेस देख लें। ठीक, सुनिए, कानून बनाने की शुरुआत कहां से होती थी? भारत परिषद से। अब जरा आप ध्यान दीजिएगा, जितने भी एक्ट आएंगे आपके इन फ्यूचर 1935 के एक्ट को छोड़कर, सारे के सारे एक्ट का नाम होगा भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट। क्यों इंडियन काउंसिल एक्ट भाई? क्योंकि भारत परिषद ने ही उसका क्या तैयार किया होगा? ड्राफ्ट तैयार किया होगा। समझ में आया? इसलिए सारे एक्ट का नाम क्या मिलेगा आपको? भारत परिषद अधिनियम। 1909 का हो, 1919 का हो, 1892 का हो, सारे एक्ट उठा के देखिए, सबका नाम क्या आएगा? भारत परिषद अधिनियम। सभी समझ पे आ गया? अच्छा, अब जरा समझिएगा, शुरुआत होगी भारत परिषद से। वो एक ड्राफ्ट तैयार करेगा। ड्राफ्ट तैयार करके किसको देगा? भारत सचिव को देगा। भारत सचिव उस ड्राफ्ट को किसके पास भेजेगा? वायसरॉय के पास। वायसरॉय उसे किसको दे देगा? अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल को। लेजिस्लेटिव काउंसिल चेंज और रिकमेंडेशन के साथ किसको दे देगी? वायसरॉय को दे देगी। और वायसरॉय से फिर वो ड्राफ्ट कहां पहुंचेगा? भारत सचिव के पास पहुंचेगा। अब यहां पर जो भी चेंजेस होंगे वो भारत सचिव और वायसरॉय मिलकर करेंगे। समझ में आ गया? इसलिए आप 1909 के एक्ट का नाम देख लो, मार्ले मिंटो सुधार। लॉर्ड मार्ले कौन? भारत सचिव। लॉर्ड मिंटो कौन? भारत के वायसरॉय। 1919 का एक्ट देख लो, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। दो लोगों के नाम आ रहे हैं ना। लॉर्ड मॉन्टेग्यू कौन? भारत सचिव। लॉर्ड चेम्सफोर्ड कौन? भारत के वायसरॉय। सबको समझ पे आ गया? तो ये इसलिए इन दोनों का नाम लिया जा रहा है क्योंकि अंततोगत्वा ये दोनों ही मिलकर क्या करते थे? उस एक्ट को फाइनल करते थे कि भैया यही एक्ट हम किसके सामने पेश करेंगे? पार्लियामेंट के सामने। ठीक, उसके बाद क्या होता था कि ये जो एक्ट का ड्राफ्ट होता था किसके सामने रखा जाता था? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अप्रूवल के बाद ये कहा जाता था? ब्रिटिश पार्लियामेंट पे। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट पे दो हाउस होते हैं, तो किसी भी हाउस पे वो जा सकता था। ठीक, दोनों ही हाउसेस से पास होने के बाद वो कहां जाता था? ब्रिटिश किंग के पास जाता था। और जैसे ही ब्रिटिश किंग उसको क्या कर देते थे? अप्रूव कर देते थे, तो वो जो आपका ड्राफ्ट है वो क्या बन जाता था? एक्ट बन जाता था। और इसका फिर सेकंड फेज चालू होता था इंप्लीमेंटेशन का। किसका? अभी तक ये जो लाल स्याही से हमने लिखा है, ये कौन सा फेज है भाई? कानून बनाने वाला फेज है। जबकि अब हम देखते हैं कि कानून लागू कैसे होता था। तो हम लागू करने के लिए किस स्याही का इस्तेमाल कर रहे हैं? नीली स्याही का। ठीक, अब जैसे ही ये अप्रूव हुआ और एक्ट बना, ठीक, तो होता ये था कि आपके किंग इस एक्ट को किसके पास भेज देते थे? पीएम के पास भेज देते थे। किसके पास भेज देते थे? पीएम के पास भेज देते थे। हम ना आर्टिकल 78 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल 78 पढ़ेंगे अभी कॉन्स्टिट्यूशन का। आपको ये समझ पे आएगा ये प्रोसेस कैसे होती है। आर्टिकल 78 के थ्रू पीएम उस ड्राफ्ट को किसके पास पहुंचा देते थे? उस लॉ को किसके पास पहुंचा देते थे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से वो चीज किसके पास पहुंचती थी? भारत सचिव के पास। किसके पास पहुंचती थी भाई? यानी किंग से वो कहां पहुंची? पीएम। पीएम से कहां पहुंची? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से वो किसके पास पहुंची? भारत सचिव के पास। अब जरा समझना, यहां पर लागू करने के फेस में भारत परिषद का कोई रोल काल नहीं होता। कोई रोल नहीं होता। जब उसको क्या किया जा रहा हो? इंप्लीमेंट किया जा रहा हो उस लॉ को, तो आपका सीधे सेक्रेटरी ऑफ इंडियन स्टेट इस कानून को उठा के किसको दे देते थे? वायसरॉय ऑफ इंडिया को। अब वायसरॉय ऑफ इंडिया क्या करते थे? इनके पास जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, क्या होती थी भाई? एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, उसे ये कानून उठा के दे देते थे कि भाई अब आपको इस एक्ट को कहां लागू करना है? इंडिया पे। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल आपके अपने सबऑर्डिनेट के माध्यम से इसको कहां इंप्लीमेंट कर देते थे? इंडिया पे इंप्लीमेंट कर देते थे। सभी को समझ पे आ गया? तो ये वो सिस्टम था, ये वो तरीका था 1858 के
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद, भारत शासन अधिनियम के बाद जिस तरह से भारत के लिए कानून बनते थे और लागू होते थे। याद रखना, भारत के लिए कानून कहां बनते थे? ब्रिटेन में बनते थे, और लागू कहां होते थे? इंडिया पे लागू होते थे। सभी को समझ पे आ गया? किसी के जहन को शक, कोई सवाल? एक बार और क्विक रिवीजन करवा दूं, समझना। यहां पर हमको कितनी पोस्टें देखने को मिली? एक भारत सचिव और दूसरा क्या? वॉइस रॉय। वॉइस रॉय कौन? भाई सम्राट का दायां हाथ। वॉइस रॉय कौन? सम्राट का दायां हाथ, द राइट हैंड ऑफ द किंग। ठीक, अब जरा समझना, आपका कानून बनने की शुरुआत कहां से होगी? भारत परिषद से। भारत परिषद ने किसको दिया? भारत सचिव को दिया। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक मंत्री है जो सिर्फ किसके मैटर्स देखेगा? इंडिया के मैटर देखेगा, और इसका स्टेटस जो होगा एक कैबिनेट मिनिस्टर का होगा। ठीक, इसके बाद आपका ये प्रपोजल किसके पास गया? वॉइसरॉय के पास। वॉइसरॉय ने किसको दिया? अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल को। उसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल ने सुधार के साथ किसको दिया? गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल से फिर वो वापस कहां आया? भारत सचिव। जो भी फाइनल टचअप करना है कौन दोनों मिलकर करेंगे? वॉइसरॉय और, ठीक, भारत सचिव और सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। और इसके बाद ये प्रपोजल किसके पास गया? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने उसको पास किया, और पास करने के बाद वो कहां गया? ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट के दोनों ही हाउसेस से सेपरेटली ये प्रपोजल पास हुआ, और किसके पास पहुंचा? ठीक है, किंग के पास। और किंग ने जैसे ही उसको अप्रूव किया तो ये बन गया एक्ट। अब एक्ट का इंप्लीमेंटेशन कैसे हुआ? कि किंग ने उठा के इसको किसको दे दिया? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को दे दिया। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने उठा के किसको दे दिया? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को दे दिया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से वो किसके पास आया? सेक्रेटरी ऑफ इंडियन स्टेट के पास आया। और यहां से उठ के ये प्रपोजल कहां चला गया? वॉइसरॉय के पास। और वॉइसरॉय ने बतौर गवर्नर जनरल अपना ये एक्ट उठा के किसको दे दिया? एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, कार्यपालिक परिषद को। और इस कार्यपालिका परिषद ने फिर क्या कर दिया? इसको इंप्लीमेंट कर दिया। इस तरह से 1858 के बाद भारत में क्या चलता रहा? शासन चलता रहा। और 1935 के एक्ट में जब तक आपकी क्या खत्म नहीं कर दी गई? भारत परिषद खत्म नहीं कर दी गई, तब तक यही प्रक्रिया बदस्तूर चलती रही। सभी समझ पे आ गया? ठीक है बच्चों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।